भरोसा, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। किसान भाइयों बहनों, सोमवार से शुक्रवार लाते हैं हमारा ये कार्यक्रम हम आपके लिए, जिसमें हम आपको एक खुला मंच प्रदान करते हैं ताकि आप लोग बेझिझक जो भी आपके खेती किसानी से संबंधित सवाल है वो पूछ सके। आज हम आपको बताने वाले हैं राष्ट्रीय पशु रोग निवारण योजना के बारे में। जी हाँ, इस पर हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे और दुधारू पशुओं का रखरखाव आप किस प्रकार कर सकते हैं, ये हमारा एक और विषय रहेगा। इन दोनों ही विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे विशेषज्ञों के साथ। आपके पास कोई भी सवाल है, आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है। आप 1 घंटे के दौरान इस पर कॉल कर सकते हैं। अपनी जो भी सवाल हैं, जो भी समस्याएं हैं आपकी पशुपालन के संबंध में, दुधारू पशुओं की देखरेख के बारे में या फिर पशु रोग निवारण योजना के बारे में, तो वो आप पूछ सकते हैं हमसे, जिनके जवाब आप तक हमारे विशेषज्ञ जरूर पहुंचाएंगे। परिचय करवा देते हैं हम आपका। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीत शर्मा, जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं पशुपालन विभाग NTC दिल्ली में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर RN शर्मा, जो पूर्व अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र शिकोपुर गुड़गांव में। डॉक्टर RN शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों बहनों, बता दिया है हमने आपको कि किस तरह के विषय आज है हमारे कार्यक्रम में। पशुपालन से संबंधित आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि किसानों के लिए पशुपालन भी उतना ही जरूरी हो जाता है जितना खेती किसानी से संबंधित जो कार्य है। तो ऐसे में जरूरी है कि आपको इसके बारे में भी तमाम जानकारियां हो, जो सरकार योजनाएं ला रही है उसके बारे में आपको पता हो। एक ऐसी ही योजना है राष्ट्रीय पशु रोग निवारण योजना। जी हाँ, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए उनसे जान लेते हैं आखिर क्या है ये योजना और कब इसकी शुरुआत हुई। क्या कहेंगे डॉक्टर संजीत आप? नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2019 में लॉन्च किया था जी। इसके तहत तकरीबन 13,000 करोड़ की ये योजना है। पिछले अगले 5 सालों के लिए इसमें खर्च किया जाएगा, जिसके तहत पूरे भारत में जितने भी बोवाइन पॉपुलेशन है और जिसको हम कहते हैं कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी और पिग्स, इनके लिए FMD का टीकाकरण किया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक पशु को कवर करना है हमें। पहले यह योजना 2003 से शुरुआत हुई थी। उस समय केवल कुछ 54 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका FMD का भारत सरकार द्वारा किया जाता था। फिर ये 167 डिस्ट्रिक्ट्स और ऐड किए गए, जिसमें कि यूपी, बिहार, राजस्थान और नॉर्थ इंडिया में काफ़ी इसको किया गया। लेकिन 2019 से इसे पूरे भारत में लॉन्च किया गया है। इसके तहत एक गाय, भैंस, भेड़, बकरी का सबसे पहले उनकी टैगिंग की जाएगी। कानों में एक तरह के कहा जाता है कि ये एक तरह का पशु का आधार नंबर दिया जाएगा और उसके तहत उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा और उस पशु का, हर पशु का वैक्सीनेशन किया जाएगा। जी, खुरपका और मुंहपका रोग के काफी लिए खतरनाक होता है, घातक होता है हमारे पशुओं के लिए। उसकी वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है और उसके लिए ये महत्वपूर्ण योजना जो है जिसका आगाज किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। किस तरह से ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, किस तरह से आप इसका लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ के साथ। लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में पशुओं के खुरपका, मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के निवारण के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की। विश्व में सबसे अधिक पशुधन भारत में पाया गया है,
जो लगभग 125 करोड़ है। लेकिन पशुधन की कमी का कारण पशुओं की उत्पादकता कम होना और खतरनाक पशु रोगों का होना है। इन दोनों बीमारियों में कमी लाने का प्रयास देश भर में किया जा रहा है। देश भर में 60 करोड़ से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को सशक्त करना है, साथ ही 2025 तक इस रोग को नियंत्रण करना भी है। इसके अलावा 2030 तक इन दोनों बीमारियों को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। हर वर्ष पशुजन्य माल्टा फीवर से बचाव के लिए दुधारू पशुओं के 36 मिलियन गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और शूकरों का खुरपका मुंहपका नियंत्रण किया जाना तय किया गया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 100% वित्तीय सहायता देगी, जिसमें लगभग 12,652 करोड़ रुपए 5 वर्षों के लिए सन 2024 तक खर्च किए जाएंगे। खुरपका मुंहपका अति संक्रामक विषाणु जनित रोग है। वयस्क पशुओं की इस बीमारी से ज्यादातर मृत्यु नहीं होती, लेकिन ये पशु को काफी हद तक बीमार कर देती है। ऐसे पशुपालक को आर्थिक हानि की मार भी सहनी पड़ती है। ब्रुसेलोसिस यानी संक्रामक गर्भपात पशुजन्य बीमारी है, जो पशुओं से मनुष्यों में माल्टा फीवर नामक बीमारी पैदा करती है। ब्रुसेलोसिस से नवजात शिशु पशुधन की संख्या में नहीं जुड़ पाते। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से प्रभावशाली बनाना बेहद जरूरी है। तो जाना आपने कि कितनी महत्वपूर्ण योजना है ये। खुरपका और मुंहपका रोग जो है हमारे पशुओं के लिए काफी घातक साबित हो सकता है, वो उनके स्वास्थ्य को काफी हद तक प्रभावित करता है। साथ ही साथ ब्रुसेलोसिस की बात करें तो उससे भी काफी परेशानियां हो जाती हैं हमारी जो पशु हैं उनके स्वास्थ्य में। तो इनके रोकथाम के लिए जरूरी है कि हम सही समय पर टीकाकरण करवाएं, जानकारियां हासिल करें। इसी के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस पर हम विस्तृत चर्चा को अपनी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर डॉक्टर आर.एन. शर्मा का रुख कर लेते हैं। उनसे जान लेते हैं कि जो दुधारू पशु हैं उनके रखरखाव के लिए इस मौसम को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। क्या कहेंगे डॉक्टर आर.एन. शर्मा आप? देखिए, आजकल जो है मौसम में परिवर्तन होने जा रहा है और अब धीरे धीरे जो सर्दी का मौसम है वो आ जाएगा। तो हमारे किसान भाई हैं, जितने पशुपालक भाई हैं, उनको इस मौसम में विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो थोड़ा सा भी इसमें असावधानी हो जाती है, और उसमें असावधानी इस तरह की होती है कि अगर देखें कि जो दिन का तापक्रम है वो काफी और रात के तापक्रम में काफी फर्क होता है। तो अपने पशुओं को ऐसी जगह में रखें जहां पर उनका सर्दी से बचाव हो। रात के समय में विशेषकर उनका ध्यान रखें। अगर खाली बाहर छोड़ देंगे पशुओं को तो उनमें सर्दी लगने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो अभी पशुओं को अंदर बरामदे में या जो पशु घर बना हुआ है उसमें अंदर बांधना शुरू कर दें, और विशेषकर जो छोटे कटिया कट रहे हैं उनका विशेष रूप से ख्याल रखें, क्योंकि उनको सर्दी बहुत ज्यादा लग जाती है। और ये बदलता जो वो मौसम है उसमें जैसे उसको सर्दी लगेगी तो जुकाम भी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है, और हमारे पशुपालक को हमारे नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि अगर बच्चा की किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो पशु का दूध जो है 15 से 20% तो वैसे ही कम हो जाता है, और पशु का वैसे भी नुकसान हो जाता है। और दूसरा थोड़ा ध्यान भी ये रखें कि पशुओं को बासी पानी न पिलाएं, बहुत ताजा ठंडा पानी न पिलाएं। उनको ताजा पानी हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि इस मौसम के अंदर पानी के द्वारा बहुत तरह की बीमारियां होने का इसमें अंदेशा रहता है। जी, तो पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए इन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है, और भी आपको देखभाल के लिए कार्य करने हैं। किस तरह के आपको कदम उठाने हैं जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। डेयरी व्यवसाय की सफलता दुधारू पशुओं पर निर्भर करती है। दुधारू पशुओं का रखरखाव, उनका निवास स्थान, खान पान एवं स्वास्थ्य प्रबंधन उचित तरीके से होना चाहिए। इससे पशुपालकों को अपने दुधारू पशु से उसकी पूरी क्षमता से दूध उत्पादन एवं प्रजनन मिल सकता है। साथ ही डेयरी व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। पशु को रखने का स्थान मौसम के हिसाब से बदलते रहना चाहिए। गर्मी में पशु को छाया में,
बरसात में हवादार स्थान या पंखे से ठंडी हवा दी जा सके और सर्दी में बंद मकान में रखना चाहिए। ऐसा करने से दुधारू पशुओं से जुड़े हुए कोई भी काम और उत्पादकता लाभ पहुंचाते हैं। अगर दुधारू पशु पूरी तरह से हरे चारे पर रखा गया है और 5 किलोग्राम दूध देता है तो उसे दाना देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही दूध बढ़ता है या अधिक दूध देने वाले पशु हैं, ऐसे में गाय को प्रति 3 किलोग्राम दूध एवं भैंस में प्रति 2.5 किलोग्राम दूध के लिए 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए। अगर पशु गर्भित है तो अधिक दाना गर्भधारण राशन के रूप में पशुपालक अपने पशुओं को अवश्य दें। अगर 5 से 10 किलोग्राम हरा चारा पशु को रोजाना मिले तो पशु को विटामिन ए की कमी नहीं होगी। पशु का स्वास्थ्य एवं उसकी प्रजनन क्षमता बनी रहेगी। अब दुधारू जानवरों गाय और भैंस को स्वस्थ रखने और उनकी दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए आधार कार्ड दिया जा रहा है। इसमें मवेशियों के कान में 8 ग्राम के वजन का पीला टैग लगाया जाता है। इसी टैग पर 12 अंकों का आधार नंबर लगा रहता है। इन्हें पशु आधार कार्ड का नाम दिया गया है। तो देख लिया अभी आपने एक और खास रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। 1800-11-306, 1800-11-306 हमारे नंबर हैं। इस पर आपको कॉल करना है। पशुपालन से संबंध में जो भी आपके पास सवाल है, दुधारू पशुओं को लेकर या फिर योजनाओं को लेकर, तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राष्ट्रीय पशु रोग निवारण योजना पर आज हम विस्तृत चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। डॉक्टर संजीत का रुख कर लेते हैं। आपने बता दिया कि इसकी शुरुआत कब हुई और इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। हमारे जो पशुपालक हैं वो कैसे इससे जुड़ सकते हैं, इसके लिए क्या कदम उन्हें उठाने होंगे? बेसिकली हर एक पशु का जब टीकाकरण किया जाएगा एवं उनके टैगिंग की जाएगी तो आधार नंबर के तहत हम उनकी पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। इसके अलावा जो भी रिकॉर्ड होगा उसमें उनका मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, उसको एक इनाफ पोर्टल में डाला जाएगा, जिससे कि भारत सरकार के पास पूरी जानकारी उपलब्ध हो सकती है कि हमारे यहाँ पर कितने पशुपालक हैं एवं किन के पास किस तरह की गाय भैंस या दूसरे पशु अन्य पशु उनके पास रहते हैं। इसके अलावा जो भी टीकाकरण का कार्यक्रम है यह हर 6 माह में किया जाएगा। हर 6 माह में करने का उद्देश्य यही है कि ये बीमारी को हमें पहले तो रोकथाम करनी है इसकी, उसके बाद इसको हमें जड़ से खत्म करना है। इसके तहत टीकाकरण से पहले कृमिनाशक दवा भी पिलाई जाएगी पशुओं को, जैसे पेट के कीड़े की दवाई है। और जो भी टैगिंग का काम है या वैक्सीनेशन का काम है, इस बार भारत सरकार ने इसके लिए भी मानदेय तय किया है, ताकि एक पशु पे 3 रुपए प्रति पशु वैक्सीनेशन का एवं 2 रुपए प्रति पशु टैगिंग का। यह जो भी हम ऐसे उस एरिया में, उस गांव में या कस्बे में जो ऐसे व्यक्ति हैं जो ये जिसमें मदद कर सकते हैं, वो नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करके उसमें सहयोग करेंगे। इसके अलावा सीरो मॉनिटरिंग की जाएगी कि जो भी टीका लगा है, टीका लगने से पहले पशुओं का ब्लड की जांच की जाएगी और टीका लगने के 21 और 30 दिन बाद दोबारा से उसी पशु का ब्लड सैंपल लिया जाएगा और लेबोरेटरी में चेक किया जाएगा कि इस रोग से उसमें कितनी एंटीबॉडीज हैं, कितनी उसमें शक्ति उत्पन्न हुई है इस रोग से लड़ने के लिए। इसके अलावा सीरो मॉनिटरिंग के अलावा यहाँ पे चेक पोस्ट बनाई जाएंगी। जो भी एक जैसे ट्रांसपोर्ट होता था, ये फैलती ऐसे ही है कि जैसे कहीं पर भी अगर आउटब्रेक हो गया तो अब क्या इसमें किया जाएगा कि 5 किलोमीटर के रेडियस में वैक्सीनेशन किया जाएगा और कोई भी पशु बिना वैक्सीनेशन के दूसरे स्टेट में या दूसरी जगह पे भेजा नहीं जा सकेगा। चेक पोस्ट पे इनकी चेकिंग भी की जाएगी। इसके अलावा जो रेफ्रिजरेशन है, वैक्सीन का सही तरह से उसको रख रखाव है, इसके लिए भी कंटेनर्स हैं और वैक्यूटेनर्स जो है भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये तमाम प्रावधान जो हैं इस योजना के अंतर्गत दिए गए हैं। आपको अब सीधे तौर पर इससे लाभ मिल सकता है। और क्या क्या इसमें सम्मिलित किया गया है जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उनका सवाल जान लेते हैं। जिंद हरियाणा से विनोद कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन, प्रदीप कुमार जी माफ कीजिएगा, फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो, माफ कीजिए, विनोद कुमार जी ही हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अपना सवाल पूछिए।
हेलो विनोद जी। हाँ जी मैम। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। हाँ क्या जी। सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग, अपना सवाल सवाल पूछिए। था जी, जैसे गाय है जी जी गाय है जी क्रॉस ब्रीड के साहिवाल नस्ल की है जी। वो पहले लगभग 10 महीने हाँ हाँ 10 महीने लगातार करीब 7-8 किलो दूध देती थी जी, और अब की बार उसको टिक्का रखवा दिया साहिवाल का। जी डॉक्टर आर्यन शर्मा क्या कहेंगे तो आप? जी दूध कम दे रही है और 3 महीने की प्रेग्नेंट हुई है। वो अब नाटन का मतलब के ड्राई फीड की और चल रही है जी। जी डॉक्टर आर्यन शर्मा क्या कहेंगे? और 3 महीने की गर्भित है पहले। जी और भी कुछ पूछना चाहेंगे आप विनोद जी? जी डॉक्टर आर्यन शर्मा बताएं। कब उसका प्रसव हुआ था ये थोड़ा बताएं मुझे, कितने महीने हो चुके हैं उसको? 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने की गर्भित है इनकी जो गाय है, साहिवाल गाय है। डॉक्टर आर्यन शर्मा आपको आवाज मिल रही है? लगता है कुछ तकनीकी खराबी के चलते इनसे संपर्क टूट गया है। जैसे ही डॉक्टर आर्यन शर्मा से फिर यहाँ पर हम जुड़ेंगे, उनसे हम इस सवाल का जवाब जरूर लेंगे। जी डॉक्टर आर्यन शर्मा फिर जुड़ गए हमारे साथ। डॉक्टर आर्यन शर्मा बताएं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी जो गाय या पशु है वो उसका कब ब्याई थी, कब बच्चा दिया था इन्होंने पिछली इसके बार? बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है। अभी जो है 3 महीने की गर्भित है और 10 महीने पहले बताया था कि बच्चा हुआ था, प्रसव हुआ था। हाँ तो ये देखिए 10 महीने तो दूध दे दिया तो वो तो उसका तो जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है और अब ज्यादा दूध बढ़ने का तो उसमें चांस नहीं है, क्योंकि जनरली जो गाय होती हैं वो 7-8 महीने 8 महीने का इनका 310 दिन का जो है ना जो दुग्ध काल होता है। तो अब तो वो जितना दूध दे रही है वो तो उतना ठीक है, लेकिन इसके लिए भी वो संतुलित आहार उसको पशु को खिलाएं। और आजकल थोड़ा हरा चारा भी कुछ हमारे किसान बो देते हैं, तो संतुलित आहार अगर देंगे तो उसमें भी ध्यान रखें कि अनाज है, खल है, चोकर है, खनिज मिश्रण है, नमक है, इनका मिला हुआ जो है जो दाना है बाजार में भी मिलता है और घर पे भी बना सकते हैं। तो दूध के हिसाब से वो जितना दूध दे रही है गाय उसका 1/3 और 1 किलो उसके शरीर के लिए मतलब संतुलित आहार देंगे तो ये दूध जितना दे रही है इसमें बढ़ोतरी रहेगी। और अब अच्छा मौसम है और अभी चूंकि 3 महीने की वो बच्चा है तो अभी इसमें से कम 4 महीने तो ये आसान से जितना भी दूध है वो ले सकते हैं इसको। जी बिल्कुल, तो किस तरह के कदम आपको उठाने हैं विनोद जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां पशुपालन के संबंध में आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय पशु रोग निवारण योजना और दुधारू पशुओं के रखरखाव के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक पहुंचाएंगे। टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं इस वक्त हमारे टोल फ्री नंबर भी लगातार कार्यक्रम के दौरान भी फ्लैश किए जाते हैं, आप नोट कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर संजीत का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर संजीत, आपने बताया कि इस योजना में तमाम तरह के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं जिससे इन बीमारियों को पहले तो रोका जा सके, फिर जड़ से खत्म किया जा सके। तो हमारे किसानों को, जैसे आपने कहा कि हर 6 माह में यहाँ पर टीकाकरण करवाया जाता है, तो अभी इसके लिए कब समय आएगा टीकाकरण के लिए? टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है एवं जैसे अभी बात करें दिल्ली में तो 15 नवंबर तक ये एक्सटेंड किया गया था, जिसके तहत लगभग सभी जो पॉपुलेशन है वो कवर की जा चुकी है। सभी स्टेट्स में भी ये कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है, वहां पर भी टैगिंग एवं वैक्सीनेशन दोनों ही किया जा रहा है। क्योंकि यह कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इससे इस एक बीमारी से एफएमडी की वजह से लगभग 14 से 15 हजार करोड़ का नुकसान होता है भारत को पर ईयर। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इवन जो एक्सपोर्ट है, जो मीट का एक्सपोर्ट होता है, जो कंट्रीज हैं बाहर की कंट्रीज, वो हमारे मीट को अगर एफएमडी अफेक्टेड एरियाज है तो वो लोग प्रोक्योर नहीं करते हैं। इसलिए यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि जहां पे एफएमडी फ्री जोन्स हैं वहीं से वो मीट जो है एक्सपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा पशुओं में जो प्रोडक्शन का लॉस होता है, दूध का लॉस होता है, उसके अंदर कार्य क्षमता में कमी आती है। इसके अलावा जो संतुलित आहार और जो उसको देना पड़ता है, जो प्रॉपर डाइट है, उसको किसान को काफ़ी नुकसान होता है। वेटनरी एड में उसका खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर पशु बीमार होगा तो दूध उसकी जो देने की क्षमता अगर 15 लीटर है तो मुश्किल से 1 लीटर पे आ जाती है। इसके अलावा जो खान पान है उसका 1 महीने तक वो पशु बीमार रहता है, उसको नॉर्मल आने में काफ़ी समय लगता है और जो उसकी इम्यूनिटी है वो बहुत डाउन हो जाती है। उस इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से काफ़ी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आ जाते हैं। मुंह में छाले हो गए, पशु के खुर में एकदम कीड़े पड़ जाते हैं, पशु से चला नहीं जाता है, वो उठने बैठने चलने में, और ये बहुत ही संक्रमित रोग है, एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाता है। इसलिए इसका ध्यान बहुत देने की जरूरत है। और कुछ मिथ्स और बहुत पशुपालकों में रहते हैं कि इसकी टीकाकरण करने की वजह से कभी गर्भपात हो सकता है या दूध की कमी आती है। तो यही हम सभी पशुपालकों को बताते हैं कि इसकी वजह से, टीकाकरण की वजह से ना ही गर्भपात होता है और ना ही कोई पशु के दूध में कमी आती है। बेसिकली जो गर्भपात है, हम ये कहते हैं कि आखिरी जो माह है प्रेगनेंसी का, जो 9th मंथ और 10th मंथ की प्रेगनेंसी, उस समय टीकाकरण ना करवाएं, उससे पहले करवाएं। जो दुधारू जानवर है उसमें यह इसका टीकाकरण करवाना अनिवार्य है। और दूध की कमी इससे कोई नहीं होती है। पशुपालक अगर सही तरह से उसको पशु आहार और संतुलित आहार अगर उसको प्रदान करते हैं तो उससे भी उसको मुश्किल से पाया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर हरियाणा से जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं, फिर हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हेलो। हाँ जी। जी अमिचंद जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, भैंस के शरण आती है पिछले पर्व में। जी तो डॉक्टर संजीत, भैंस के शरण आती है। जी जी बताएंगे आपको हमारे विशेषज्ञ। बताएं डॉक्टर संजीत। देखिए, शरण जो है बेसिकल गिरते बच गई। जी बताएं। जी, शरण जो देसी भाषा में बोला जाता है, बेसिकली ये पिछले पैर में, दोनों पैर में भी हो सकता है, एक पैर में भी हो सकता है। यह एक तरह का लिगामेंट होता है। तो वो लिगामेंट जो है पेटेला, ये जो हमारा जो बोन है, जैसे हमारा ये जो घुटना है, वैसे ही पशु का पेटेला जो होता है उस बोन पे जाके वो अटकता है। तो उसको जो साइंटिफिक टर्म है हम बोलते हैं एमपीडी, मीडियल पेटेलर डेस्मोटोमी। उसमें जो मीडियल लिगामेंट है उसको कट किया जाता है। वो एक, अगर कोई एक्सपर्ट है उसी से मैं कहूँगा कि इसका उपचार करवाएं। है एक छोटा सा, एक मुश्किल से 1/2 इंच का एक ब्लेड से एक ऑपरेशन कट लगेगा और वो 2-3 दिन में वो घाव भी भर जाता है। उसको अगर सही तरह से कटवा के करेंगे तो 1 मिनट में पशु से इससे जो है इससे
लाभान्वित हो सकता है। इसमें क्या होता है, पिछला पैर जो है पीछे की तरफ जो है पशु बार बार लेके जाता है और उसको चलने में काफी कठिनाई होती है। जैसे इन्होंने बताया कि इनकी जो भैंस है वो गिर भी जाती है, चल नहीं पाता है। कभी किसी की पशु के दोनों पैरों में आता तो वो तो अगर 100 मीटर भी उसको चलना हो तो उसको आधा घंटा लग जाता है। और ये एक छोटा सा ऑपरेशन है और लेकिन ये एक्सपर्ट से करवाएं, क्योंकि अगर एक्सपर्ट के द्वारा, इसमें 3 लिगामेंट होती हैं, अगर मीडियल लिगामेंट की जगह दूसरी लिगामेंट अगर कट गई तो वो पशु कभी खड़ा नहीं हो पाएगा जी। इसलिए इस चीज का जरूर ध्यान दें, जो एक्सपर्ट है उसी से इसका ऑपरेशन करवाएं जी। बिल्कुल, तो जो अच्छे यहाँ पर आपके क्षेत्र में यहाँ पर जो भी पशु चिकित्सक हैं उन्हीं के पास आप जाएं और उन्हीं से ही आप अपने पशु को दिखाएं, उनसे इलाज करवाएं। ऐसे ही किसी के पास ना चले जाएं, क्योंकि अगर आप बिना किसी जानकारी वाले लोगों के पास चले जाएंगे तो उससे आपके पशु का जो पैर है वो बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, चलने में भी काफ़ी परेशानी हो सकती है ऐसे में आपके पशु को। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप सही डॉक्टर के पास जाएं और फिर उसका इलाज ज़रूर करवा लें। और इसी के साथ देखिए, जैसे हम लगातार यहाँ से बताते रहते हैं आपको कि हमारी सरकार योजनाएं ला रही है आपकी लाभ के लिए, आपके पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उनका टीकाकरण सही समय पर होता रहे। ऐसे में आपकी सहूलियतों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और इसी दिशा में हाल ही में कानून भी बनाए गए हैं कृषि के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए। उन्हीं कानूनों पर आधारित एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं ताकि आप लोग उनके प्रति जागरूक हो सकें और उनसे लाभ ले सके। आइए खास रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 6 वर्षों में कृषि और किसानों के विकास के लिए काफी कुछ किया है। कृषि और किसान हमेशा से ही सरकार की प्राथमिकताओं में रहे हैं और इसी का परिणाम है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम। ये किसानों की भलाई के लिए लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है। इस अधिनियम के माध्यम से किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी मिलेगी। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम के जरिए एक इकोसिस्टम तैयार होगा। इससे न सिर्फ किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज को बेचने और खरीदने की आजादी होगी, बल्कि वैकल्पिक व्यापार चैनल उपलब्ध होने से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेंगे और अंतर्राज्यीय व राज्य में व्यापार सरल होगा। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम में किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान है। भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है कि देय भुगतान राशि के उल्लेख सहित डिलीवरी रसीद उसी दिन किसानों को दी जाए। ये अधिनियम मूल्य के संबंध में व्यापारियों के साथ बातचीत करने के लिए किसानों को सशक्त बनाएगा। इस अधिनियम के कई फायदे हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में उपज खरीदने बेचने के लिए किसानों व व्यापारियों को अवसर की स्वतंत्रता मिलेगी। लेन देन की लागत में कमी और मंडियों में अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, शीत गृहों, वेयर हाउसों और प्रसंस्करण यूनिटों पर व्यापार के लिए अतिरिक्त चैनलों का सृजन। इनके साथ ही किसानों के साथ प्रोसेसर्स, निर्यातकों और संगठित रिटेलरों के एकीकरण से मध्यस्थता में कमी आएगी। ये अधिनियम कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। इससे खेती किसानी में निजी निवेश होने से विकास में तो तेजी आएगी ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो जाना आपने, ये जो तमाम कानून लाए गए हैं ये आपके लिए ही लाए गए हैं। अब आप इन्हें समझिए, इन्हें जानिए और इनका सीधे तौर पर लाभ भी जरूर उठाइए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। हम अब यहाँ पर डॉक्टर आर एन शर्मा का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर आर एन शर्मा, आपने बताया कि पानी का यहाँ पर प्रबंध करना बहुत जरूरी है ताकि हमारे किसान अच्छे से रहें, क्योंकि पानी से कई तरह की बीमारियां भी यहाँ पर हो सकती हैं। आहार के बारे में अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आहार प्रबंधन किस प्रकार करें इस सर्दी के मौसम में हमारे दुधारू पशुओं के लिए? देखिए, पशु जो आहार है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे पशुपालकों का
पशु पालने में 70 से 80% जो खर्चा है वो पशु आहार पर होता है। तो आहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हमारे पशुओं को हम 3 तरह का आहार देते हैं, एक सूखा चारा होता है, एक हरा चारा और तीसरा दाना। सूखे चारे में हम देखते हैं कि ज्यादातर हमारे किसान जो गेहूं का तूड़ा है, भूसा जिसको कहते हैं, वो देते हैं। बाजरे की कड़वी है या ज्वार की कड़वी है, तकरीबन ये देते हैं। परंतु ज्यादातर हिस्सों में जो गेहूं का भूसा है वो दिया जाता है। परंतु भारत के कुछ क्षेत्रों में धान का पुआल, जो आजकल की एक समस्या है। जी, किसी खराबी के चलते उनसे संपर्क टूट गया है। उनसे हम लगातार जारी रखेंगे, जानकारी आपसे लेते रहेंगे डॉक्टर आर.एन. शर्मा। लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले मैं उनका सवाल शामिल कर लेती हूँ, फिर आपसे आहार के बारे में जानकारी लूंगे। इस वक्त दिल्ली से राकेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जान ले उनका सवाल। आइए। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? ये जी, गाय बार बार नहीं करवानी पड़ती है जी? गाय को बार बार टीका रखवाना पड़ता है जी, क्या कहेंगे डॉक्टर संजीत आप? बेसिकली ये रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम है, जिसमें जो गाय है वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही है। इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या आप संतुलित आहार उस गाय को उपलब्ध कराते हैं। हाँ, संतुलित आहार दे रहे हैं। इसके अलावा जो मिनरल मिक्सचर है, क्या उसका आपने एडिशन किया है आपके आहार में? ये ठोस है, गेहूं है और सोयाबीन और बिंदोड़े और खाड़ बिंदोड़े की। नहीं, इसके अलावा जो है मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मिनरल मिक्सचर जो है ना, कम से कम 30 से 50 ग्राम प्रति पशु रेगुलर उसको देना चाहिए, क्योंकि आजकल बीच में देते रहते हैं उसको। नहीं, बीच में नहीं, उसको लगातार दीजिएगा। इसके अलावा आप नज़दीकी पशु चिकित्सालय ले जा करके उसके गर्भ की एक बार जांच भी कराएं, कहीं उसके अंदर कोई हार्मोनल कमी है या उसके अंदर कोई मेट्राइटिस है, अंदर बच्चेदान। पहले ब्याई थी तो उसको 3-4 महीने की नहीं थी। जी जी, बताइए राकेश जी। उसको जो है ना 3-4 महीने की ज्ञापन थी जी, तो हिट स्ट्रोक हो गई थी। ठीक है। तो उसका इलाज तो करवा दिया था, लेकिन वो उसको 3-4 बार नहलाना पड़ता है। नहीं, बेसिक चीज वही लग रही है कि गर्भपात होने की वजह से उसके अंदर। गर्भपात नहीं हुआ, ब्याई तो पूरी है वो। जी जी, ब्याई पूरी है जी, लेकिन उसको हिट में आ जाती है 4-5 घंटे के बाद, मुंह से झाग आने लग जाते हैं। अच्छा, तो मैं वही कह रहा था, जो नज़दीकी पशु चिकित्सालय है वहाँ जाके एक बार उसका चेक करवा लीजिए। उसके अंदर कोई भी अगर कमी जो है, बच्चेदानी के अंदर जो भी कमी होगी, उसके लिए उसका उपचार करना जरूरी है जी। मिनरल मिक्सचर रेगुलर आप देते रहें तब तक, और डीवर्मिंग जरूर कर दीजिए। जी बिल्कुल, तो इस तरह से आप प्रबंधन कार्य कर सकते हैं, तमाम कदम उठाइए। पशु चिकित्सक को भी एक बार यहाँ पर दिखाना बिल्कुल सही रहेगा। आप इस तरह से संतुलित आहार का यहाँ पर सेवन करवाएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो समस्या है काफी हद तक खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, डॉक्टर आर.एन. शर्मा का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर आर.एन. शर्मा, आप बता रहे थे आहार प्रबंधन के बारे में। डॉक्टर आर.एन. शर्मा, लगता है वो नहीं जुड़े हैं। डॉक्टर संजीत से ही हम यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं आहार प्रबंधन के बारे में। डॉक्टर संजीत, क्या कहेंगे आप? देखिए, संतुलित आहार और जो जितने भी मिनरल्स हैं उसका पशु के प्रजनन के लिए एवं प्रोडक्शन के लिए दोनों ही बहुत ही आवश्यक होते हैं, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट सभी मिनरल्स हैं, आयोडीन हो गया। तो इन सब चीज़ों का आजकल क्या होता है कि जो पहले जो होता थे, पशु को खुला वातावरण मिलता था, चरने के लिए भी जाते थे, जो हरा चारा उनको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता था, जो चारा भी था उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स होते थे। लेकिन अभी क्या होता है कि कई एरियाज में किसी में कैल्शियम की कमी होती है, किसी एरिया में किसी में फास्फोरस की कमी होती है। तो हमें हमेशा जो है इस तरह के मिनरल्स का अपने जो दाना जो दे रहे हैं उसके अंदर इसको पर्याप्त मात्रा में ऐड करने की जरूरत है, 30 से 50 ग्राम। इसके अलावा आहार के अलावा जो कीड़े की दवाई है, पेट के कीड़े की दवाई हर 3 माह के बाद पशु को देना अति आवश्यक होता है। और जो कीड़े की दवाई है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कीड़े की दवाई हमेशा रोटेशनल दें। जैसे जो सॉल्ट आपने यूज़ किया है, एल्बेंडाजोल किया है, तो अगली बार फेनबेंडाजोल यूज़ करें, या फिर अगली बार जैसे जो ऑक्सीक्लोजेनाइड है, या जहाँ पे लिवर फ्लूक की प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे संबंधित जो दवाई है उसका सेवन जो है करना जरूरी होता है। इसके अलावा जो
हमारे यहाँ जो दूध उत्पादन के लिए कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ही आवश्यक है। इसके कई तरह के मार्केट में सिरप आते हैं जो अगर 100 ग्राम प्रतिदिन 200 ग्राम प्रतिदिन अगर देते हैं तो उसका जो प्रोडक्शन है सही तरह से पाया जा सकता है। जी बिल्कुल, जो अक्सर समस्या आती है हमारे पशुपालकों की कि दूध जो है वो कम आ रहा है, तो ऐसे में ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पशुओं को भोजन के साथ दे सकते हैं। उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता जो है वो काफी अच्छी बनी रहेगी। आपकी जो ये समस्या बार बार आती है कि दूध कम आ रहा है, ये काफी हद तक दूर हो जाएगी। तो बिल्कुल संतुलित आहार खिलाना बहुत जरूरी है। वैसे भी मौसम बदल रहा है, ऐसे में आप अपने पशु का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे बदलते मौसम में हम अपनी देखभाल करते हैं, हमारे पशुओं को भी उतनी ही बेहतर देखभाल की जरूरत होती है। थोड़े से रखरखाव में बदलाव की जरूरत होती है। बिल्कुल इसी तरह की जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय पशु रोग निवारण योजना पर और दुधारू पशुओं के रखरखाव पर। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। आपके सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वक्त भी एक कॉलर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हाथरस उत्तर प्रदेश से ओमवीर जी ने हमें कॉल किया है। जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 ओमवीर जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आप अपनी टीवी की आवाज कम कर दीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। ओमवीर जी अपना सवाल पूछें। हेलो जी पूछे अपना सवाल। आवाज आ रही है आपकी? जी तभी पूछ रही हूँ, अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है कि गैया है हमारी 25 महीने की जी, 25 महीने की, वो सर बच्चियां है हमारी, वो आश्रय की नहीं रुक रही है। 25 महीने की बच्चिया है, ऐसे मतलब 7 ही नहीं हो रही है, वो 25 महीने की हो गई है जी। डॉक्टर आर एन शर्मा क्या कहेंगे? ये जो अब इनका जो सवाल है ये कि वो गर्भ धारण नहीं कर रही जी जी, तो इसके लिए 2-3 चीजें। एक पशु का अगर 2.5 साल की है परंतु उसका वजन भी 2.5 क्विंटल होना चाहिए, पहली बात तो ये है कम से कम।
अगर शरीर ठीक होगा, अगर मान लो उसका वजन भी ठीक है और जो गर्भ धारण नहीं कर रही, तो उसके 2-3 कारण होते हैं। पहला कारण तो ये है कि अगर गर्भाशय के अंदर थोड़ी बहुत भी अगर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण है, तब भी जो है पशु गर्भ धारण नहीं कर पाता। दूसरा एक ये भी हो सकता है कि जो हमारा जो उनको गर्भ धारण करता है, अब ये बताएंगे, अगर मान लो सांड से करवाते हैं तो उसका भी एक सही सांड होना चाहिए। कई बार ये बाजार में घूमते रहते हैं तो इनके अंदर भी बीमारी होती है, तो एक सही सांड का चयन करके उससे गर्भाधारण कराएं। और वैसे तो आजकल हमारे यहाँ कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, बल्कि 5-6 गांव के बाद ही हर जगह सुविधा है। तो एक योग्य पशु चिकित्सक से उसका गर्भ धारण करवाएं। कई बार जो है गर्भ धारण की जो प्रक्रिया है उसमें भी जो वीर्य है या बीज है वो सही जगह पर नहीं पहुंच पाता, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर वो कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं तो एक बार प्राकृतिक गर्भाधान भी करवा के देख लें, और अगर वो किसी सांड से करा रहे हैं तो किसी डॉक्टर को एक बार चेक करा लें, जो उसके जननांग हैं कहीं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार बच्चेदानी के मुंह पे सूजन हो जाती है या बच्चेदानी में सूजन होती है, तो ऐसी स्थिति में गर्भधारण नहीं होता। अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो उसका कई बार एंटीबायोटिक दवाएं से उनमें गर्भाशय में लगाकर उसका इलाज किया जाता है, और जब वो गर्भाशय बिल्कुल साधारण नॉर्मल अवस्था में आता है तब उसका कृत्रिम गर्भाधान कराएं, तो इनकी गाय जो है, जो बछिया है, वो गर्भधारण कर जाएगी। जी बिल्कुल। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजस्थान से बहादुर सिंह जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी मैम, समस्या ये है कि भैंस है अपने पास एक जी, तो उसकी जो पूंछ है, पूंछ का जो पिछला हिस्सा जो नीचे से कटी फटी हो रही है, और 3 इंची करीब हिस्सा है जो लाल हो रहा है, और उसके बाल भी उड़ रहे हैं। जी डॉक्टर, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जी डॉक्टर आर्यन शर्मा बता दें। देखिए, ये जो समस्या बताई है, इसको टेल गैंग्रीन नामक एक रोग है जी। जो ये अक्सर पूंछ के अंदर ये हो जाता है, और चूंकि ये जो पूंछ का हिस्सा है ये शरीर में हमारा आखिरी हिस्सा माना जाता है, तो वहां कर जो खून की जो प्रभाव है वो बहुत कम जा पाता है वहां पर, तो इस वजह से ये रोग लग जाता है। या कई बार हमारे पशुपालक पूंछ को भी सफाई नहीं करते, कई बार गंदगी, जैसे पशु बैठता है तो गंद लग जाती है उसमें, तो ये टेल गैंग्रीन की समस्या है। और वो देखेंगे तो फटी फटी सी त्वचा हो जाती है और खून भी निकल जाता है। तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि जहां नजदीक के पशु चिकित्सा में ले जाकर उस पूंछ को, इसमें से जो गला हुआ हिस्सा है जो खराब हो चुका है, उसको थोड़ा सा और अच्छी जगह से उस पूंछ को कटवाना पड़ेगा। उसका एक तरह से ऑपरेशन होता है, और वो समस्या तभी इसकी जा सकती है। अगर इन्होंने ये नहीं कराया तो ये बीमारी धीरे धीरे पूंछ के ऊपर पहुंचती जाएगी, और आगे चल के बहुत लंबी, ज्यादा पूंछ उसको काटनी ही पड़ेगी। तो मेरा इनसे सजेशन है कि ज्यादा देर न करें और तुरंत ही नजदीक के पशु चिकित्सालय पर जाकर उस पूंछ की जो है एम्पुटेशन, जो पूंछ काटते हैं, उसको करा लें, और ये बहुत आसानी से हो जाता है, कोई इसमें समस्या नहीं आती। जी बिल्कुल। तो बहादुर जी, आपको क्या करना है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। डॉक्टर संजीत, आपको जोड़ना चाहेंगे इसमें? बेसिकली अगर शुरुआत है, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर शुरुआत हुआ है तो पहले एक आयरमेक्टिन का इंजेक्शन आता है और सबकट लगता है, वो नज़दीकी पशु चिकित्सालय में आयरमेक्टिन इंजेक्शन लगा करके एक बार नॉर्मल बैंडेज करवा ले 1 वीक तक। अगर वो आयरमेक्टिन इंजेक्शन से अगर वो हील अप हो जाता है और वो जो घाव अगर ज़्यादा नहीं है और अगर मतलब ठीक होने की स्थिति में अगर हो जाता है, तो आप ये जो एम्पुटेशन है उसको अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एम्पुटेशन के अलावा कोई चारा नहीं होगा।
जी बिल्कुल, तो दोनों ही विशेषज्ञों ने अपनी जो राय है वो आप तक पहुंचा दी है। आप निकटतम जो भी पशु चिकित्सालय है वहां पर जाकर एक बारी दिखा जरूर लीजिए। बिल्कुल ऐसी ही जानकारियां बिल्कुल निकल कर आती हैं हमारे कार्यक्रम में, जब हम कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं और हमारे दर्शकों के सवाल हम तक पहुंचते हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि हम उनके जवाब उन तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय पशु रोग निवारण योजना और दुधारू पशुओं के रखरखाव के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। बता दें इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से बांके बिहारी जी ने हमें कॉल किया है। जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरा एक दुधारू भैंस है, उसका जब से बछड़ा दी है उसका गोबर जैसे बहुत ढीला आ रहा है। जी क्या कहेंगे? जी डॉक्टर शर्मा क्या कहेंगे? देखिए, जो ये बता रहे हैं कि जब से उनका बच्चा दिया भैंस ने, तो उसका पाचन तंत्र खराब है और इसमें संभावना ये है कि इसके पशु के पेट में कीड़े हो सकते हैं। हालांकि दस्त होने के कई कारण होते हैं, लेकिन पेट में कीड़ा होना भी एक प्रमुख कारण है। दूसरे जो कारण है वो गंदगी की वजह से है। मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि जितना हमारे पशुपालक भाई सफाई रखेंगे पशु घर की, और विशेषकर देखो आजकल जो सीजन चल रहा है या आगे आने वाला समय है, इस समय के अंदर हमारे पशु चूंकि रात लंबी होती है तो काफी समय तक जो है अंदर रहते हैं, और वो गोबर पेशाब तो उनकी एक साधारण शारीरिक प्रक्रिया है, तो वो गोबर पेशाब करते रहते हैं, तो गंदगी होने के उसमें ज्यादा अवसर रहता है। और गंदगी होने से ही ये जो कई तरह के कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हो वायरस को भी हो, ये बहुत ज्यादा पनपते हैं और ये दस्त होने का एक कारण बनते हैं। तो अगर इनका जिस तरह से बता रहे हैं दस्त हो रहे हैं, तो एक तो ये पशु के गोबर की जांच करवा सकते हैं पशु चिकित्सालय में, तो वहां पर पता लग जाता है कि ये जो इसके जो गोबर है या पेट में है कीड़े तो नहीं है। अगर वो पेट में अगर पॉजिटिव आता है तो उसको कई तरह की, जैसे डॉक्टर सर बताया, एल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, पिपराजीन है, बहुत तरह की दवाइयां अंडे देखने के बाद किस तरह के कीड़े पशु के पेट में है, तो उस तरह से दवाई देके, और वो दवाई हमेशा
2 बार दी जाती है। जिस दिन दवाई दें उसके 20 दिन बाद दवाई दोबारा रिपीट करें, क्योंकि इसमें अंडे रह जाते हैं। अगर दोबारा दवाई देंगे तो वो पूरी तरह से पशु के पेट से कीड़े खत्म हो जाएंगे। अगर वो गंदगी की वजह से हैं तो वो कई बार जो है ना संक्रमण जीवाणुओं का हो जाता है और एंटेराइटिस इसको बोलते हैं। आंतें जो है, आंतों में या पेट में सूजन हो जाती है और वो पूरी तरह से जो भोजन है वो पच नहीं पाता। तो कई तरह की दवाइयां आती हैं इसके अंदर, गोली भी आती है, इंजेक्शन भी आते हैं। तो नजदीक के पशु चिकित्सालय पर जाकर वो दवाई लिखवा लें और ये आसानी से उनके दस्त ठीक हो जाएगा। पशु का हमेशा जो है जो गोबर है वो हमेशा सॉलिड होना चाहिए, ठोस होना चाहिए और जमीन पर गिर के फैलना नहीं चाहिए। तो अन्यथा जो है ना पशु पूरा दूध नहीं दे पाता, उसकी जो खुराक है वो दस्त के द्वारा ही बाहर निकलती रहती है और हमारे पशुपालक को नुकसान उठाना पड़ता है। जी बिल्कुल, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिरसा हरियाणा से लीलाधर जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? लीलाधर जी अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है कि मैम मेरा पशु है गाय जी, उसके थन में दूध लाल आता है जी। डॉक्टर संजीत क्या कहेंगे आप? जी, बेसिकली थन में से अगर खून आता है तो उसमें इसमें 3-4 कारण हो सकते हैं। पहला, जैसे हम थन का रोग बोलते हैं, थनैला रोग, मैस्टाइटिस होती है, तो उसमें कौन सा जो बैक्टीरिया है उसका पता लगा लें अगर, तो सही एंटीबायोटिक का चयन किया जा सकता है। अगर वो नहीं हो सकता तो आप 2 काम कीजिएगा। एक तो थन, क्योंकि जब भी मैस्टाइटिस होगा तो थन हमेशा गर्म रहेगा। जैसे बुखार में ठंडी पट्टी हम लगाते हैं तो इसमें भी थन में बर्फ से आप सेक करें थन को। इसके अलावा कई ऐसी हर्बल मेडिसिन भी आती हैं जिनको ब्लीडिंग जो हो रही है थन में से उसको अगर देते हैं तो उसका इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि अगर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, अगर दूध भी उसका बदल गया है, उसमें छिटकी आ रही है या थोड़ा सी मवाद जैसी आ रही है, तो उसमें अगर आप जांच करवा सकते हैं कि कौन सा इसमें बैक्टीरिया है, तो उसके तहत आप सही एंटीबायोटिक का चयन कर सकते हैं। और अगर सही एंटीबायोटिक का चयन होगा तो उसको अगर आप 3 से 5 दिन अगर आप खिलाएंगे तो ये खून भी बंद हो जाएगा और वो थन जो है वो भी ठीक हो जाएगा, उसमें दूध भी नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सेवन जो है उसको ठंडे पट्टी करें या बर्फ से सेक करें, या कोई ऐसी थन पे लगाने वाली कई मेडिसिन भी आती हैं, कई मल्लम आती हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सही यह जानना जरूरी है उसके अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। जी बिल्कुल, तो आपके सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने दे दिया है। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरि सिंह जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, हरि सिंह जी आपको हमारी आवाज मिल रही है? हेलो, हाँ मैडम जी अपना सवाल पूछें। हाँ मिल रही है जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ हेलो, पूछिए अपना सवाल। मैडम एक भैंस है, अभी 1-1.5 महीने हुए ब्याह है और अभी दूध एक टाइम देती है। भैंस है, 1-1.5 महीने पहले ही ब्याई है और दूध कम देती है। जी डॉक्टर आर.एन. शर्मा क्या कहेंगे? हाँ देखिए, जो वैसे तो 1.5 महीने की भैंस ब्याई है तो अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कम से कम 7-8 महीने तो दूध उसको देना ही चाहिए। दूध न देने का कारण एक बार मैं इनसे पूछना चाहूँ, क्या उसका बच्चा जिंदा है क्या? थोड़ा पूछिए। जी हरि सिंह जी बताएं। उसका कटिया कटरा जिंदा है क्या? जिंदा है सर। जी जिंदा है। देखिए जो दूध न देने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि संतुलित आहार का ना मिलना। कई हमारे किसान भाई जिस तरह से हम बताते हैं कि हमारे पशु को 7 से 8 किलो उसमें भूसा मिलना चाहिए, 20 से 30 किलो कम से कम हरा चारा, और दाना जो है भरपूर मात्रा में जो पशु दूध दे रहा है वो उसको मिलना चाहिए। तो एक तो ये कारण हो सकता है कि अगर उन्होंने पूरा दाना नहीं दिया हुआ है, ये भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि उसके पशु के कई बार, जैसे डॉक्टर साहब ने हम बताया कि पेट में कीड़े हो जाते हैं,
तो अगर खुराक भी दे रहे हैं तो वो पूरी तरह से खुराक उसके शरीर में नहीं लग पाती और पशु उसका पूरा दूध नहीं पड़ता। एक कारण ये हो सकता है कि जो थनैला रोग है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहां दूध बनता है वहां पर कोई संक्रमण हो, तो मैं इनसे सलाह दूंगा कि वो एक बार पशु के दूध की जांच करवा लें और बड़ा सिंपल उसकी जांच हो जाती है। अगर कोई किसी तरह का संक्रमण नहीं है तो ये संतुलित आहार उसको दें और कैल्शियम की जो सिरप है बाजार में मिलती है वो जरूर पिलाएं। उसको 1 लीटर की बोतल आती है तो 250 ml प्रतिदिन उसको दें और संतुलित आहार उसको जरूर देना बहुत जरूरी है और हरा चारा दें। तो इस तरह के अगर मान लो उसके दूध के इन थनों में कोई इन्फेक्शन नहीं है तो मैं समझता हूं कि अगर ये आहार देंगे, अच्छी देखभाल करेंगे तो वो दूध उसका बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर आर्यन शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारियां हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और इसी के साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर संजीत का भी धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने हमारे दर्शकों को जागरूक किया है योजना के प्रति और साथ ही साथ बीमारियों के संबंध में भी जानकारियां दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आपने जान लिया कि ये जो योजना है राष्ट्रीय पशु रोग निवारण योजना, ये क्या है और ये आपके फायदे के लिए ही शुरू की गई है। साथ ही इस मौसम में आपके जो दुधारू पशु हैं उनमें कई तरह के रोग लग जाते हैं जिनका नियंत्रण करना जरूरी है। रखरखाव आप किस प्रकार कर सकते हैं, इन तमाम बातों के बारे में आपने जान लिया। अब अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको बता देते हैं। अगले कार्यक्रम का हमारा विषय रहेगा अमरूद प्रबंधन एवं विपणन। जी हाँ, अमरूद प्रबंधन और विपणन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे हमारे अगले कार्यक्रम में। और साथ ही साथ आपको बता दें, इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे सब्जियों में ग्राफ्टिंग तकनीक की। दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं। आपके पास कोई सवाल है तो पहले ही आप हम तक पहुंचा दीजिए। हमें ईमेल कर सकते हैं आप, ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके जरिए आप जुड़ सकते हैं फेसबुक के जरिए। आप फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर आप हमारे पेज पर अपने जो भी सवाल है वो पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी है 1800113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो बस अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। नमस्कार।